जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय वायुसेना ने अब प्राइवेट सेक्टर की फर्म से कहा है कि उन्हें एडवांस ग्राउंड लॉन्च बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस चाहिए, जिनकी रेंज 500 से 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। और साथ ही ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है वो स्मार्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड सिस्टम के साथ होने चाहिए, जिससे कि भारत की टेक्टिकल क्षमताएं बढ़ेंगी। 50 किलोग्राम के विस्फोटक वॉरहेड के साथ ये 6 घंटे तक उड़ने में सक्षम होना चाहिए। लॉइटरिंग म्यूनिशन आप सब जानते हैं कि एक आत्मघाती ड्रोन होते हैं, क्योंकि इनमें ड्रोन और मिसाइल दोनों के गुण होते हैं। इन म्यूनिशंस को ग्राउंड लॉन्च सिस्टम के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जिन्हें की मोबाइल प्लेटफॉर्म या फिर किसी स्टैटिक साइट में डिप्लॉय किया जा सकता हो। डीआरडीओ की तरफ से एएमसीए फाइटर जेट को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कि डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा है कि भारत का एएमसीए 5th जनरेशन का इंजन इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि इसमें कटिंग एज 6th जनरेशन का पावर प्लांट होगा, जिससे कि ये फाइटर जेट ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर जो भी फाइटर जेट विकसित किए जा रहे हैं उन्हीं के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा डीआरडीओ के अध्यक्ष ने कहा कि एएमसीए प्रोग्राम के लिए हम 5th जनरेशन की प्रपल्सन टेक्नोलॉजी को छोड़ चुके हैं, यानी कि सीधे 6th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार किया जाएगा। कावेरी इंजन के बारे में वो बताते हैं कि ये 4th जनरेशन का इंजन है, लेकिन एएमसीए को 6th जनरेशन के इंजन की आवश्यकता होगी, जो कि भारत की नेक्स्ट जनरेशन की हवाई लड़ाकू क्षमताओं को सुनिश्चित करेगी। दरअसल दोस्तों, जो 6th जनरेशन के इंजन हैं उनकी अगर बात की जाए तो अभी अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन या फ्रांस, ये सभी इस तरीके के इंजन को डेवलप कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी के इंजन की आधारशिला होगी वेरिएबल साइकिल इंजन आर्किटेक्चर, मतलब जो कि मिशन की आवश्यकता के आधार पर हाई थ्रस्ट और हाई एफिशिएंसी मोड के बीच स्विच करने में सक्षम होगा। एएमसीए के लिए एक बात और कही जा रही है कि 6th जनरेशन का इंजन इस फाइटर जेट के 25 टन के एयरफ्रेम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो कि सुपर क्रूज को बनाए रख सकता है, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के। और आइस रडार और लेजर हथियार जैसी जो उन्नत प्रणालियां हैं उनको ये पावर प्रदान करेगा। इसके अलावा एएमसीए मार्क 2 की अगर बात की जाए, जिसमें पूरी तरीके से 6ठी पीढ़ी की विशेषताएं होंगी, जैसे कि ये स्वार्म ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है, ऑप्शनल मैनिंग क्षमताओं के साथ ये आएगा। दोस्तों, एलएनटी के द्वारा 651 यानी कि 651 किलोवाट वाटर प्रपल्सन सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है, जिसमें कि 70% से ज्यादा भारतीय कंटेंट है और इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट पर भी किया गया है, जो कि सफल भी रहा। इसके अलावा एलएनटी 3500 किलोवाट क्लास तक के वाटर जेट प्रपल्सन सिस्टम को भी विकसित कर रहा है। और ये सब दोस्तों डीआरडीओ की टीडीएफ परियोजना के तहत किया गया है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2024 को 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AO1 भी प्रदान किया है। और ये जो FIC होंगे दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये अपनी स्पीड, मैन्युवरेबिलिटी, वर्सेटैलिटी और अपनी एबिलिटी के थे कई तरीके के मिशंस कर सकती है। ये कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा समुद्री कानून को लागू करने की क्षमता ये रखेगी और समुद्र में विभिन्न खतरों और आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, कैग ने HAL के RUAV 200 प्रोग्राम की असफलताओं की आलोचना की है और साफ तौर पर इन्हें चेतावनी भी दी है। हाल ही में दोस्तों, भारत की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने HAL को इस बात की फटकार लगाई कि आपका RUAV 200 प्रोग्राम क्यों फेल हो, जिसमें ऑब्वियसली बात है पैसा भी बर्बाद हुआ है, क्योंकि 2015 में 23.18 करोड़ रुपए की लागत से HAL को RUAV 200 प्रोग्राम को तैयार करना था। इसके लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तैयार करना था, जिसने कि भारतीय रक्षा बलों के लिए भविष्य में निगरानी यानी कि सर्विलांस प्लेटफॉर्म के रूप में अपना काम करना था, जो कि टोही निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम था। लेकिन कैग की रिपोर्ट से पता चलता है कि HAL ने बाजार की जरूरतों या फिर डिफेंस की आवश्यकताओं को समझे बिना इस परियोजना को शुरू किया और यह परियोजना पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, क्योंकि RUAV 200 पर जो समझा गया था, जो विचार किया गया था कि भाई ये जबरदस्त तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस की मदद करेगा, लेकिन ये उपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा। इसकी पेलोड क्षमता सिर्फ 2.5 किलोग्राम थी और रेंज 8 से 10 किलोमीटर और 1 घंटे का इंड्योरेंस। इसीलिए HAL को RUAV 200 के लिए कोई भी डिफेंस की तरफ से ऑर्डर नहीं मिला। इसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट में 23.18 करोड़ रुपए खर्च हुए और सेना की तरफ से कोई ऑर्डर ना मिलने की वजह से 9.54 करोड़ रुपए की भी हानि हुई है। मतलब ये कि HAL को अब ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भैया आप पैसा इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन उस पैसे के इस्तेमाल से क्या आप हमारी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हो? अगर नहीं तो आप इस तरीके के प्लान ना बनाओ, क्योंकि अननेसेसरी पैसा बर्बाद हो रहा है। वहीं रुस्तम का हाल भी आप देख लो, क्या हाल हो रखे हैं उसके। जवाबदेही तो दोस्तों तय करनी पड़ेगी ना HAL के लिए। दोस्तों, इसके अलावा कैग ने डीआरडीओ की DRDL को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि हाइपरसोनिक प्रोग्राम के लिए आपने बेवजह C-103 मटेरियल को क्यों खरीदा, जिसमें कि 4.83 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है। दरअसल दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि DRDL ने
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल, जिसे कि हम HSTDV कहते हैं। इस प्रोग्राम के लिए 4.83 करोड़ रुपए की 1329 किलोग्राम C-103 मटेरियल खरीदा और जिसका इस्तेमाल स्क्रैमजेट इंजन के लिए करना था, लेकिन स्क्रैमजेट से जो अत्यधिक तापमान जनरेट होता है उसे झेलने में ये जो मटेरियल था वो बेकार माना गया। शुरू में दोस्तों DRDL ने 2 हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस मटेरियल्स का मूल्यांकन किया था, जिसमें कि निमोनिक C-263 और नियोबियम C-103 शामिल था। बाद में पता चला कि जो C-263 है वो केवल 20 सेकंड की उड़ान अवधि को बनाए रख सकता है, जबकि C-103 1200 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान को रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन ये कंबंशन की जो चरम परिस्थितियां उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन जब ये चीजें पता चल गई थी DRDL को, फिर भी उन्होंने C-103 की खरीद जारी रखी, इन्हें लपेटा है। इसलिए कैग ने भी इन्हें बुरी तरीके से सुनाया है और जो भी मटेरियल इन्होंने खरीदा वो सब बेकार रहा, उसका कोई फायदा नहीं मिला स्क्रैमजेट के डेवलपमेंट के लिए। वही दोस्तों, भारतीय सेना जो कि 12,48,000 जवानों का बल माना जाता है, तो इस वक्त भारतीय सेना में 1 लाख जवानों की कमी देखी जा रही है। ये वक्त ऐसा है जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है, तो पूर्वी लद्दाख में यानी कि LAC पर पिछले 5 सालों से लगातार 50,000 सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं, जहां पर अभी सैनिकों की संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे देखते 15,000 अतिरिक्त जवानों को पिछले साल से डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल तो भारतीय सेना इस कमी को पूरा करने के लिए सेना के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अपनी जरूरतें पूरी कर रही है। यानी दोस्तों, सेना में 16.71% अधिकारियों की भी कमी है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों अग्निपथ जैसी परियोजनाओं से इस कमी को पूरा करने की कोशिश तो की है, लेकिन कमी तो कमी ही है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोविड के कारण 2 साल तक सैनिकों की भर्ती नहीं हो पाई और हर साल 60,000 सिपाही जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। हालांकि अग्निवीर के तहत 40-40 हज़ार की भर्तियां अलग की गई हैं। DRDO ने घोषणा की है कि अब उन्होंने एक फुल फ्लैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है इंडियन नेवी के लिए, और भारतीय नौसेना चाहती है कि यह सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर से 30 टन के एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च करने में सक्षम होना चाहिए। फिलहाल जिस बात पर अभी ध्यान दिया जा रहा है वो है छोटे UAV को लॉन्च करने के लिए, जिसमें कि टेक्नोलॉजी को एक बार फिर वैलिडेट किया जाएगा, फिर इसे स्केल अप किया जाएगा ताकि ये 30 टन के एयरक्राफ्ट की जो एनर्जी डिमांड है लॉन्चिंग के लिए उसे पूरा कर सके। JCPL ग्रुप ने दोस्तों भारत के पहले डिफेंस MOU को स्लोवाकिया के साथ साइन किया है, जिसके तहत ये ग्रुप नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को तैयार करेगा। और JCPL ग्रुप लाइट टैंक और फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स के लिए क्रिटिकल सबसिस्टम्स को तैयार करेगा, जिसमें कि टरेट, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, ह्यूमन मशीन इंटरफेस मॉड्यूल्स आदि, और इन सब को भारत में ही तैयार किया जाएगा। तेजस मार्क 2 को लेकर यह बात सामने आई है कि इसका रोल आउट 2025 के एंड में हो जाएगा और इसकी जो पहली फ्लाइट है उसे 2026 की शुरुआत में किया जाएगा और 4 प्रोटोटाइप 2027 तक तैयार किए जाएंगे। हालांकि ये टाइमलाइन तो ऐसी है जैसे कि भाई टाइम पे ही हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होते हों। डिलेस का एक अच्छा खासा इतिहास हमारा रहा है। वहीं दोस्तों, चाइना ने अपने लियाओंग 1 स्पेस ट्रैकिंग जहाज को तैनात किया है, जो कि अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट्स और मिसाइल प्रक्षेपण की निगरानी करने में सक्षम है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज एक बड़े रडार डोम और हाई गेन एंटीना से लैस है, जो कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पर सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपणों को ट्रैक करने में सक्षम है। और इस तरीके के जहाजों से चाइना केवल अपने तटों से ही रियल टाइम की निगरानी कर सकता है। 30,000 टन से अधिक डिस्प्लेसमेंट वाला ये जो जहाज है वो 224 मीटर लंबा है और ये जहाज दोस्तों भविष्य में एसेट ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर सकता है, यानी कि एंटी सैटेलाइट ऑपरेशंस भी कर सकता है। फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।